ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था पेज नंबर 25 का पैराग्राफ नंबर 9, जहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने जिक्र किया था सिलेबस के बारे में ना। नालंदा विश्वविद्यालय के सिलेबस क्या था, कौन कौन विषय पढ़ाए जाते थे और किस तरह नालंदा यानी हमारे यहाँ का जो नॉलेज था पूरे दुनिया में फैल गया। हमारे यहाँ के स्कॉलर तिब्बत गए और देशों में गए और वहाँ यहाँ के बुद्धिस्ट कल्चर या बुद्धिस्ट लिटरेचर और ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में प्रचार प्रसार किया, यही था ना। और एक राजा था जो अपने दूतों को यहाँ भेजा, तब यहाँ से 2 आचार्य लोग गए थे वहाँ और फिर तिब्बतियन लिटरेचर को क्या किया, तिब्बतियन भाषा में बुद्धिस्ट लिटरेचर को क्या किया, ट्रांसलेट किया। यही ना हुआ था। ठीक है, आज पढ़ेंगे 10 में स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 25 पैराग्राफ नंबर 10। लिखा हुआ है, बिसाइड्स बीइंग फेमस फॉर इट्स स्टडीज इन लिटरेचर एंड रिलीजन, नालंदा वाज आल्सो अ सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया एंड सेंट्रल एशिया। कह रहा है 2 चीज, यह तो फेमस था अपने पढ़ाई के लिए, इसका हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी का, ये फेमस था, प्रसिद्ध था पूरे विश्व में। इसके लिए अपने पढ़ाई के लिए, स्टडीज क्या यहाँ पे पढ़ाया जाता था, 2 चीज, साहित्य और लिटरेचर और धर्म का ज्ञान दिया जाता था। लिटरेचर और रिलीजन का पढ़ाई किया जाता था। यही था ना मुख्यतः, लिटरेचर, रिलीजन, साहित्य और धर्म का। इसके अलावा यह इसको कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को सेंटर भी माना गया है। सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु, यही ना। सेंटर, CENTRE, सेंटर किस चीज का, आर्ट का, फाइन आर्ट्स का कला माना गया है। कला का भी केंद्र इसे माना गया है, फाइन एंड आर्ट्स विषय का। एंड जिससे कौन कौन देश प्रभावित हुए, जिससे 3 देशों का आर्ट जो है प्रभावित हुआ। आर्ट ऑफ नेपाल, सेकेंड वन इज तिब्बत एंड थर्ड वन इज आर्ट ऑफ इंडोनेशिया, और एक और दिया है, उसको बोला है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जो भी देश आते हैं सब इससे क्या हुए, प्रभावित हुए। याद हो जाएगा कौन कौन प्रभावित हुआ। सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स कहा गया, जिसके आर्ट से यहाँ के भी आर्ट बहुत प्रभावित है। नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया और मध्य एशिया में जो भी देश आते हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया के जो भी देश आते हैं उसको, यानी खास करके नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया और मध्य एशिया के जितने देश हैं वो सब इनके आर्ट से क्या हुए, प्रभावित हुए। इसलिए इसको एक केंद्र भी माना गया है, सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो हालांकि फेमस है यहाँ पे अध्ययन के लिए कि साहित्य और धर्म की पढ़ाई होती है। दूसरा, इसको फाइन आर्ट्स का केंद्र बिंदु माना गया है। इसके आर्ट से, नालंदा यूनिवर्सिटी के आर्ट से दूसरे देशों के आर्ट भी प्रभावित हुए हैं, क्रमशः नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया और मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया। आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि द ब्रॉन्ज स्टैचूज, जो तांबा की मूर्ति मिले थे, द ब्रॉन्ज स्टैचू तो क्या होता है, मूर्तियां, जो तांबा की मूर्तियां मिली थी ऑफ नालंदा आर इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। कैसा था, जो खुदाई में मिला था वो इम्प्रेसिव था, प्रभावित करने वाला, आकर्षक, इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था मूर्ति, ब्यूटीफुल। आगे, एंड स्कॉलर्स बिलीव दैट a statue of Buddha found at Kurkihar bear traces of Nalanda school। और स्कॉलर कहते हैं, मतलब ऐसा विश्वास करते हैं कि जो मूर्ति बुद्धा का मिला, स्टैचूज ऑफ बुद्ध भगवान का जो मूर्ति मिला वो कहाँ मिला है, फाउंड एट कुर्कीहर बियर ट्रेसेस ऑफ द नालंदा स्कूल। नालंदा स्कूल के कुर्कीहर जगह जो है, नालंदा स्कूल के कुर्कीहर जगह में मिला है। ठीक है, नालंदा स्कूल का जो खुदाई हुआ तो जगह का नाम है क्या,
कुरकिहर कहाँ मिला है? कुरकिहर में, बस इसको याद करना है, कुरकिहर। वही लिखा है कि स्कॉलर्स विद्वान लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो तांबा का, ब्रॉन्ज का, कांस्य का जो मूर्तियां मिला है वो कहाँ पर पाया गया है? कुरकिहर में। कुरकिहर बियर ट्रेसेस ऑफ द नालंदा स्कूल। कुरकिहर एक ऐसा जगह है जो जहाँ पर खुदाई के बाद यहाँ की मूर्तियां मिली है और यहाँ से यह प्रमाण मिलता है। बियर मतलब बताना, प्रमाण मिलता है, ट्रेस मतलब साक्ष्य होता है ना, गवाह, कि नालंदा स्कूल यहाँ हुआ करता था। किसका मूर्ति मिलने से पता चला? महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिलने से। कहाँ मिला? तो कुरकिहर नामक एक जगह है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे, इट इज ट्रू दैट द अचीवमेंट ऑफ नालंदा वाज बोर्न ऑफ एन ऑल इंक्लूसिव परस्यूट ऑफ नॉलेज इन विच रिलीजन एंड फिलोसफी, लैंग्वेज, हैंडीक्राफ्ट एंड इक्वल इम्पोर्टेंस हैड इक्वल इम्पोर्टेंस। कह यह सत्य है कि नालंदा की जो उपलब्धि मिली वो सब ऑल इंक्लूसिव है परस्यूट ऑफ नॉलेज का। क्या है? ज्ञान। ज्ञान पे यहाँ पीछा लोग करते थे, ज्ञान की पढ़ाई होती थी, ज्ञान की प्राप्ति होती थी, इसलिए नालंदा क्या है? फेमस है। वही ना, वही कह कि द अचीवमेंट ऑफ नालंदा कैसे मिला, इसको क्या उपलब्धि मिली? ए मीनिंग एज कल्याण सीबी मतलब उपलब्धि, ए सी एच आई ई वी ई एम ई एन टी, द अचीवमेंट ऑफ नालंदा। इसका क्या उपलब्धि है? एक ही कारण है कि ऑल इंक्लूसिव था, ऑल इंक्लूसिव सब सम्मिलित, वहां पर पढ़ाई सभी सम्मिलित। इंक्लूड करना मतलब क्या होता है? शामिल करना। ऑल इंक्लूसिव मतलब सब कुछ वहां सम्मिलित, मिश्रित था। क्या क्या? जो भी पढ़ाई होता था ऑल इंक्लूसिव, वही है परस्यूट ऑफ ज्ञान की प्राप्ति, परस्यूट ऑफ नॉलेज, परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की प्राप्ति थी, उसमें सब इंक्लूड था, ऑल इंक्लूसिव, सब सम्मिलित था। क्या क्या सम्मिलित था? सब विषय। तो उस विषय का नाम दिया है रिलीजन सर का पढ़ाई होता था, है ना, रिलीजन, फिलोसफी जो कल हम लोग विषय पढ़े थे, फिलोसफी, भाषा की पढ़ाई होती थी, लैंग्वेज, प्रकृति, पाली, है ना जी, पालिनीज, कल्चर, संस्कृत, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, और हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, हैड इक्वल इम्पोर्टेंस। वहां पर बराबर महत्व दिया जाता था, यानी सभी विषय को बराबर महत्व दिया जाता था। इसलिए क्या इसकी एक बड़ी उपलब्धि थी, और उपलब्धि क्या थी कि ऑल इंक्लूसिव था, वहां पर सभी विषयों को सम्मिलित किया गया था। और उसका एक ही कारण है कि उपलब्धि की प्राप्ति का एक ही कारण है परस्यूट ऑफ नॉलेज का, वहां ज्ञान की प्राप्ति होती थी। क्लियर है? जहाँ सभी विषय क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। ठीक, दस था ना? हाँ, सुन लीजिए, पढ़ लेते हैं हिंदी क्या ट्रांसलेट किया है। क्या लिखा है कि साहित्य एवं धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध होने के अलावा नालंदा ललित कलाओं का केंद्र था, यानी फाइन आर्ट्स का। ठीक है, और इससे प्रभावित कौन हुआ? नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया और मध्य एशिया की कला को क्या किया? प्रभावित किया था। अब कांस्य का, ब्रॉन्ज का, कांस्य का जो प्रतिमा मिला, मूर्ति मिला ब्रॉन्ज का, कॉपर मतलब तांबा होता है जी, ब्रॉन्ज मतलब क्या होगा? कांस्य। क्या होगा? कांस्य का प्रतिमा। तो कांस्य का जो प्रतिमा मिला बहुत प्रभावशाली और सुंदर था, और विद्वानों का मानना है कि बुद्ध की प्रतिमाएं जो कुरकिहर से मिली है, नालंदा स्कूल की क्या है कि निशानी है, प्रमाण है कि यहाँ विश्वविद्यालय होता था, स्कूल था। यह सत्य है कि नालंदा की उपलब्धि ज्ञान की एक सर्वसमावेशी, ऑल इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? सर्वसमावेशी, यानी सब कुछ इसमें निहित हो, सब कुछ शामिल किया गया हो। नालंदा की उपलब्धि यही थी कि ज्ञान की एक सर्वसमावेशी खोज से क्या हुई थी? पैदा हुई थी। परस्यूट मतलब क्या होता है? खोज। परस्यूट मतलब खोज करना, जिसमें धर्म, दर्शन, भाषा और हस्तशिल्प का महासमान महत्व दिया जाता है। ठीक है, चलिए 11 पढ़ना। लास्ट पैराग्राफ और फाइनल है, मिटा दें सब।
इसमें कुछ नहीं था, बस यही दिखाया गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ अपने वहाँ पढ़ाई के लिए, जहाँ पर साहित्य और धर्म की पढ़ाई किया जाता था। दूसरा पॉइंट यह था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ललित कला या फाइन आर्ट्स का केंद्र बिंदु माना जाता था, जिससे आर्ट ऑफ नेपाल, आर्ट ऑफ तिब्बत और आर्ट ऑफ इंडोनेशिया और आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया को क्या किया, प्रभावित किया। यह प्रभावित हुए इसके कला से। आगे ब्रॉन्ज स्टैचूज मिले हैं खुदाई में, जो बहुत प्रभावित, देखने में आकर्षक थे और सुंदर थे। इसमें से महात्मा बुद्ध का जो स्टैचू मिला है उससे प्रमाण मिलता है, और उस जगह का नाम है कुर्कीहार, उससे प्रमाण मिलता है इस स्टैचू से कि यहाँ पर नालंदा स्कूल था। आगे हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी का एक बड़ी उपलब्धि क्या है, उपलब्धि यही है कि यह सब समावेशी, सर्व समावेशी मतलब ऑल इंक्लूसिव सब विषय यहाँ पे शामिल किया जाता था, और ज्ञान की खोज के कारण ये नालंदा यूनिवर्सिटी क्या हुआ, अपनी बड़ी उपलब्धि पूरा दुनिया में ख्याति प्रसिद्ध हुआ। और जहाँ पर विषय धर्म, दर्शन शास्त्र, भाषा, हस्तकला इत्यादि विषय का पढ़ाई किया जाता था या कराया जाता था। क्लियर है? चलो फाइनल निकाल दें। ग्यारह उठाएंगे। पेज नंबर 25 और 11 11th पैराग्राफ में देख रहे हैं, लिखा है कि वी शुड एम एट रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बाइगॉन एरा। बाइगॉन एरा का मतलब क्या होता है, पास्ट। बाइगॉन मतलब जो बीत गया, बाइगॉन मतलब क्या होता है, पास्ट, जो बीत गया, अतीत, बाइगॉन। एरा मतलब क्या होता है, युग। एरा मतलब युग, एज, काल। ठीक है, दो मीनिंग में। रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंतिम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब ये स्पीच था ना, एक्चुअली स्पीच खत्म हो रहा है तो कंक्लूड कर रहे हैं, लास्ट में निष्कर्ष दे रहे हैं कि हम सभी को, हम भारतीयों को, वी शुड एम एट रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अ बाइगॉन एरा एंड री एस्टैब्लिश नालंदा एज अ सेंटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलोसॉफी, रिलीजियन एंड साइंस। कह रहे हैं कि हमें एक बीते हुए युग की शैक्षिक प्रणाली को क्या करना चाहिए, पुनर्जीवित करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, इसको फिर से रिवीजन, जैसे हम लोग रिवीजन करते हैं ना, जो चैप्टर पढ़ाई होगा उसको रिवीजन करते हैं, उसी तरह कोई चीज है उसको रिवाइव करना, तो पूरा जागरण करना, पुनर्जीवित करना। तो कह रहे हैं लास्ट में स्पीच में कंक्लूड कर रहे हैं निष्कर्ष अपनी स्पीच का, कि हम सभी भारतवासियों का एम होना चाहिए कि हम रिवाइव करें। क्या करें, रिवाइव, पुनर्जीवित करें, पुनः उसको मतलब फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए, फिर से वैसा पढ़ाई यहाँ का सिस्टम बनाया जाए। किस चीज को रिवाइव करना है, तो शैक्षणिक व्यवस्था को, एजुकेशनल सिस्टम, शैक्षणिक प्रणाली या शैक्षणिक व्यवस्था को फिर से हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, यानी फिर से हमें व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, जो ऑफ अ बाइगॉन एरा, जो बीता हुआ कल का जो सिस्टम था उसको फिर से उस सिस्टम, हमारी शिक्षा का सिस्टम भारत में होनी चाहिए। नालंदा यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए। आज नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक नया उद्घाटन किया गया है, अभी बना हुआ है। वही लिखा है कि हमें एक बीते हुए युग की शैक्षणिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना चाहिए। क्लियर है? आगे, एंड री एस्टैब्लिश नालंदा एज अ सेंटर ऑफ आर्ट। पहला रिवाइव करो, पुनर्जीवित करो उसको, और दूसरा री एस्टैब्लिश, पुनः स्थापित करना। एस्टैब्लिश मतलब क्या होता है, पुनः स्थापित करना, पुनः स्थापित करना, फिर से स्कूल खोलो, स्थापित करो। और कौन कौन विषय का स्थापित करो और उसको केंद्र बिंदु बनाओ। एंड नालंदा इज अ सेंटर ऑफ आर्ट, सेंटर ऑफ आर्ट। सेकंड विषय क्या है, सेंटर ऑफ लिटरेचर, है ना, सब विषय का दिया है। सेंटर ऑफ क्या है, पढ़ो तीसरा, फिलोसॉफी, रिलीजियन एंड, और लास्ट वन इज साइंस। ठीक है, मेडिकल साइंस या जो भी साइंस होना। तो ये क्या है, कह रहे हैं कुछ नहीं, लास्ट में कह रहे हैं कि बस हमारा भारतीयों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें रिवाइव करना है, रिएस्टैब्लिश करना है नालंदा के जो पास्ट काल में, पास्ट एरा में, पास्ट एज में जो होता था एजुकेशनल सिस्टम,
उसको फिर से पुनर्जीवित कर रीस्थापित करना है नालंदा यूनिवर्सिटी को, और जो हमारा केंद्र बिंदु रहेगा कला का, साहित्य का, दर्शन शास्त्र का, धर्मशास्त्र का और विज्ञान का केंद्र बिंदु रहेगा, केंद्र बनेगा पढ़ाई का। क्लियर है? आगे कल्चरल रीनाइसेंस, ठीक है, पुनर्जागरण, ये था, इसका हिंदी था पुनर्जीवित। क्या होता है? पुनर्जीवित, रिवाइव का। एक और वर्ड आ गया है यहाँ पर, कह रहा है रीनाइसेंस, RENAISSANC। 10th क्लास में भी हम पढ़ाए थे ये लोग। रीनाइसेंस का मतलब होता है क्या करना? पुनर्जागरण, फिर से जागरूकता लाना लोगों में। अरे समझ में? तो दोनों में अंतर है, रिवाइव करना और पुनर्जागरण करने में अंतर है। तो वही कह रहा है कि यह जब हम इस सेंटर खोल देंगे तो क्या होगा? हमारी सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैन कम अबाउट इन द लाइफ ऑफ नेशन ओनली व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिटरमाइंड स्कॉलर्स डिवोट अ लाइफटाइम टू सर्च आफ्टर ट्रूथ। कह रहा है कि जो सत्य बातें हैं, ट्रूथ, जो सत्य बातें हैं नालंदा को स्थापित करने के लिए, पढ़ाई के लिए जो सत्य बातें हैं, अगर इसके पीछे हमारे स्कॉलर्स लोग, विद्वान लोग, कौन? स्कॉलर्स, हमारे स्कॉलर्स लोग क्या करेगा? अपने आप को डिवोट करेगा इस सत्य की खोज में। क्या करेगा? अपने आप को समर्पित करेगा, डिवोट करेगा लाइफ टाइम के लिए। ये लाइफ टाइम, जीवन भर, लाइफ टाइम, जीवन भर इसकी खोज में, सत्य की खोज में, सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज में जीवन भर हमारे विद्वान लोग क्या करेंगे? इसके पीछे समर्पित होंगे, तभी हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो सकता है, सांस्कृतिक कल्चरल रिनेसेंस हो सकता है। यानी जो हमारा संस्कृति है उसको फिर से हम लोग जगा सकते हैं, फिर से स्थापित कर सकते हैं। वही लिखा है कि कल्चरल रिनेसेंस, जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, कैन कम अबाउट इनटू लाइफ, इसको फिर से जीवित कर सकते हैं। लाइफ मतलब जिंदगी, फिर से इसको जिंदगी दे सकते हैं। ओनली कब? जब राष्ट्र ऑफ नेशन, राष्ट्र को फिर से एक नया जीवन दे सकते हैं। कब? ओनली व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ, जब बड़ी संख्या में यहाँ के विद्वान, भारतीय विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, जब ये निश्चित कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें सत्य की खोज करने में लाइफ में अपने लाइफ को क्या करना है? समर्पित करना है, तब ही संभव है कि हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण भारत में हो सकता है। क्लियर है? लास्ट फाइनल दिया है, दो यद्यपि द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इज स्टिल वेरी यंग। कह रहे कि जब उद्घाटन करने आए थे तो बोल रहे कि मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी तो नया है। क्या है? नया है, जो जिसके लिए फाउंडेशन स्टोन डालने आए थे ना उद्घाटन सेरेमनी में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो अभी नया है, यंग मतलब जवान, नया, अभी नया, स्टिल वेरी यंग, ये बहुत अभी नया ब्रांच खुला है मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, मगध अनुसंधान संस्थान अभी नया है, बट मोल्डेड टू द नीड ऑफ द एज, लेकिन इसको ढालना होगा काल के अनुसार। जैसा हमारा काल चल रहा है, जैसा समय चल रहा है, उस तरह इसमें व्यवस्था करने की जरूरत है मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट में। It can be expected to develop into the center we wish it to be, और मैं आशा करता हूँ कि, मैं उम्मीद करता हूँ कि यही मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा हो, मैं आशा करता हूँ कि इसको हम लोग क्या करेंगे? अपनी इच्छा के अनुसार इसको विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है? अभी नालंदा यूनिवर्सिटी खुला हुआ है वहाँ पर नालंदा में। क्लियर है? तो 11 में कुछ नहीं, हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखें कि लास्ट में क्लोजिंग कर रहे हैं अपने भाषण का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो स्पीच था, इस स्पीच का कंक्लूजन दे रहे हैं। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है, लास्ट में लिखा जाता है। निष्कर्ष में कह रहा है कंक्लूजन में कि हम सब भारतवर्षियों का यही लक्ष्य होना चाहिए कि भारत की शिक्षा प्रणाली को क्या करें? फिर से पुनर्जीवित करें, रिवाइव करें, और एक नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा संस्था स्थापित करें, रीएस्टैब्लिश करें, पुनर्स्थापित करें, जो विभिन्न विषयों का क्या हो? केंद्र हो, जैसे आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन और साइंस। इसके करने से क्या होगा कि हमारा देश की जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है वो फिर से जग उठेगी। हमारा नेशन का जो जीवन है, राष्ट्र के जीवन को क्या मिलेगा? फिर से एक अस्तित्व मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। और ये संभव कब है? जब हमारे देश के विद्वान लोग, स्कॉलर्स लोग अपने आप को समर्पित कर दे लाइफ टाइम के लिए सत्य की खोज में, तभी
ये हमारे देश का क्या मतलब शिक्षा व्यवस्था का पुनर्जागरण और पुनर्जीवित हो सकता है। और कह रहे हैं लास्ट में क्लोजिंग में कि अभी जिसके लिए मैं आया हूं मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो अभी नया नया है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में इससे जिस सपना हम लोग देख रहे हैं कि एक अपना यूनिवर्सिटी होना चाहिए नालंदा यूनिवर्सिटी, ये इस रूप में इसको विकसित किया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? और कोई मीनिंग नहीं छूटा है? चलिए थोड़ा आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर। टाइम है अभी 15 मिनट, इसमें थोड़ा देखेंगे। मिटा दो ये सब, बनाई थी नहीं ना लॉन्ग क्वेश्चन सर? ठीक है। ठीक, फोकस करेंगे पेज नंबर 26 पे और डिस्कस करते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी पेज नंबर 26, पेज नंबर 26। हम लोग देखने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ऐसे पूछता नहीं है, शॉर्ट में पूछता है ना, 2 नंबर का 4 नंबर का ज्यादा से ज्यादा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1 क्या करें इसको समझने की ध्यान देंगे। लिखा है डिस्क्राइब, वर्णन करें। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है? वर्णन करें। डिस्क्राइब आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द एकेडमिक, शैक्षणिक, एकेडमिक मतलब क्या होता है? शैक्षणिक, एजुकेशनल एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, एक्टिविटीज एट नालंदा, एट नालंदा सेकेंड, उसी में दूसरा क्वेश्चन है एसेस, एसेस द एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज एट योर स्कूल, एट योर स्कूल। तुलनात्मक क्वेश्चन दिया है, या कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ने जाती हैं, कॉलेज इन द लाइट ऑफ, इन द लाइट ऑफ द academic activities at Nalanda, at नालंदा। बस ठीक है, समझना है क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि वर्णन करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द एकेडमिक एक्टिविटीज एट द नालंदा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डिस्क्राइब आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द एकेडमिक एक्टिविटीज एट नालंदा, एसेस द एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल, कॉलेज इन द लाइट ऑफ द एकेडमिक एक्टिविटीज एट नालंदा। क्या कर रहा है? दो तुलनात्मक कह रहा है कि एक तरफ आपने इस नालंदा यूनिवर्सिटी में जो क्रियाकलाप था शैक्षणिक, उसको इधर अपना स्कूल का लिख देंगे, स्कूल या कॉलेज एकेडमिक एक्टिविटीज। बस क्रियाकलाप में दिखाना है कि शिक्षा के लिए क्या किया जाता है, एकेडमिक एक्टिविटीज। कुछ नहीं करना है, वर्णन नहीं करना है, इसको 2 भाग में पढ़ देंगे और लिख देंगे आंसर। तुलना नहीं कर रहा है, तुलना करना है। इधर लिख देंगे किसका बात कर रहा है? नालंदा का, नालंदा यूनिवर्सिटी का, वही ना, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, एंशिएंट उसको बोलेंगे, तो नहीं है ना, खंडहर है,
तो इसका तुलनात्मक कर रहा है कि यहाँ की एकेडमिक एक्टिविटीज क्या थी, एकेडमिक एक्टिविटीज। ठीक, बस दोनों में तुलना कर देंगे। नंबर 1 यहाँ पे भी नंबर 1। सबसे पहले क्या इसमें करेंगे, वर्णन करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द एकेडमिक एक्टिविटीज एट नालंदा क्या क्या क्रियाकलाप हुआ, और दूसरा एसेस एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल कॉलेज इन द लाइट ऑफ द एकेडमिक एक्टिविटीज ऑफ नालंदा। यानी दोनों की तुलना करना है, कुछ नहीं है। सिंपल में क्या क्या विषय था उसको हम दिखा देंगे। एक्टिविटीज में ही था ना, क्या क्या पढ़ाई होती थी। सबसे पहले यहाँ पर शैक्षणिक क्रियाकलाप क्या था, लिख देंगे एजुकेशन रिलेटेड, अपना से शब्द में जोड़ना है, रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड, प्रदान किया जाता था। सॉरी, वेयर प्रोवाइडेड, फर्स्ट में होगा वेयर प्रोवाइडेड, प्रदान किया जाता था। जो विषय इसका लिख दीजिए। ए में क्या था, सबसे पहले कि रिलीजियन था, है ना, रिलीजन। इसमें दिखा दीजिएगा। रिलीजन में पहला ब्राह्मणिकल लिटरेचर, ठीक है। दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर, क्लियर है। ब्राह्मणिकल लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर धर्म में हो गया। दूसरा आएंगे बी में तो फिलोसफी, दर्शन शास्त्र का भी पढ़ाई, फिलोसफी एक क्रियाकलाप होता था ना। तीसरा क्या था, साइंसेस, साइंस में तो सब आ जाएंगे, तो लिख सकते हैं। उस समय भी होता होगा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के जितने भी ब्रांचेज हैं, प्लस एक और था मेडिकल साइंसेस, था ना, मेडिकल साइंस। अच्छा, डी में इम्पोर्टेंट क्या था, कल हम पढ़े थे, वो हस्तकला था, हस्तकला था ना, हैंडीक्राफ्ट, और क्या था, ई में लॉजिक और फाइन एंड आर्ट्स, फाइन आर्ट का पढ़ाई थी, जो अभी पढ़े हम लोग, फाइन आर्ट्स, ठीक है। ये हो गया एक्टिविटीज क्रियाकलाप, और कुछ नहीं है। और दूसरा भी लिख सकते थे कि पर्सनल गाइडेंस मिलता था कि हर एक टीचर प्रत्येक स्टूडेंट को क्या कर सकते थे, गाइड कर सकते थे। ऐसे ही तो विषय का एक पॉइंट बना, अभी 3-4 पॉइंट और अपना से जोड़ना है। उसी तरह अपने स्कूल में जाएंगे, लिख देंगे इन मॉडर्न एज। मॉडर्न एज हम लोग कहा है अभी आधुनिक काल में, इन मॉडर्न एज, इन मॉडर्न एज फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड इन आवर स्कूल या कॉलेज, इन आवर कॉलेज या स्कूल। जो विषय है, नंबर 1 हमारे यहाँ क्या क्या फेमस है, साइंस है ना। सबसे पहले साइंस स्ट्रीम विभाग होता है विज्ञान का, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बहुत सारे ब्रांच होते हैं ना। बॉटनी का अलग विभाग होता है, जूलॉजी का अलग विभाग होता है ना। उसी तरह बहुत सारा चीज है। मेडिकल साइंस उसमें आ जाती है। बी में मेडिकल साइंस में तो होता ही है ना पढ़ाई, जो भी अभी फिर आएंगे। कॉमर्स का पढ़ाई होता है अभी, पहले तो नहीं था कॉमर्स का। कॉमर्स स्ट्रीम में क्या पढ़ते हैं, सिंपल में कॉमर्स, सिंपल साइंस, कॉमर्स, और यहाँ पर सी में क्या आता है, आर्ट्स की विषय भी पढ़ाई जाती है। आर्ट्स का एग्जाम्पल लिख देना, कॉमर्स का लिख देना अकाउंटेंसी जो फेमस है, लेखा शास्त्र पढ़ाया जाता है वर्तमान में। बिजनेस स्टडी व्यवसाय का अध्ययन विषय का नाम है, कॉमर्स विषय बिजनेस स्टडीज। इकोनॉमिक्स इसी में आता है, कॉमर्स का विषय है इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स कॉमा ETC है ना। इसी तरह आर्ट्स में जाएंगे तो क्या होता है, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, सब है ना। हिस्ट्री कॉलेज का हम बात कर रहे हैं, कॉलेज का बात कर रहे हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, ETC, बहुत सारा विषय है आपमें। तो ये सब यानी मुख्यतः आजकल साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेटेड है कंप्यूटर ना। कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाता है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर का आजकल ट्रेंड चला है, कंप्यूटर का भी विषय पढ़ाए जाते हैं। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? पहले का लिटरेचर और पहले की शैक्षणिक, एकेडमिक मतलब एजुकेशनल, शैक्षणिक क्रियाकलाप पहले का नालंदा में और अभी में दोनों में बहुत अंतर है ना। यहाँ पर धार्मिक ज्ञान दिया जाता था, ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट। यहाँ पर फिलोसफी, साइंस, हैंडीक्राफ्ट, लॉजिक, फाइन आर्ट। वर्तमान में अभी हमारे कॉलेज में अब मान लो साइंस लिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और उसके बहुत सारे ब्रांचेस जिसमें से कुछ समझा है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी के 2 ब्रांच है ना। केमिस्ट्री में आएंगे तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ठीक है, कार्बनिक रसायन शास्त्र, अकार्बनिक। फिजिक्स में उसी तरह बहुत सारा ब्रांच है, बड़े कॉलेज में तो बहुत सारा डिपार्टमेंट रहता है। उसी तरह कॉलेज में मुख्यतः 3 भाग में बटा रहता है, विज्ञान, वाणिज्य और कला, 3 भाग में अभी वर्तमान का जो मॉडर्न है। तो कॉमर्स में जाएंगे तो अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र, व्यवसायिक अध्ययन, अर्थशास्त्र इत्यादि का पढ़ाई होता है। कला में जाएंगे तो साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और भी विषय है ना। ललित कला का भी पढ़ाई होता है। लड़कियों के लिए गृह विज्ञान, होम साइंस की भी पढ़ाई होता है। लड़कियों के लिए खास करके इसमें क्या है, होम साइंस की पढ़ाई कराया जाता है आज के कॉलेजों में। और सबसे अपडेटेड है मॉडर्न युग में, जरूरी है, नेसेसरी है कि बच्चों को कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग होना चाहिए, पता होनी चाहिए। कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ाई किया जाता है। ये तो हो गया विषय से रिलेटेड। इसके अलावा अपने से पॉइंट बनाना है दूसरा में कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री या अकॉर्डिंग टू दिस स्पीच प्रत्येक टीचर या प्रत्येक स्टूडेंट को टीचर पर्सनली इंडिविजुअली गाइड कर सकते थे, यही ना। दूसरा यह लिख देंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा कोई विश्वविद्यालय पूरा दुनिया में नहीं था, एक ही केंद्र बिंदु था। लेकिन वर्तमान में प्रत्येक जगह में आज कॉलेज मिल जाएगा, सामान्यतः प्रत्येक जगह में कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन यह एक अकेले था उस समय। तो ऐसे ही तुलनात्मक आंसर देना है, वर्णन कर कम से कम कितने 5 पढ़ते। विषय हो गया पहला विषय पर। दूसरा यहाँ लिख देना है कि यहाँ प्रत्येक स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, पर्सनली गाइड कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में प्रत्येक स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करना असंभव है जब तक से वो होम ट्यूशन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या क्या है? अधिक है। यहाँ पर लिख देंगे कि पूरा दुनिया में केवल एक ही विश्वविद्यालय था और वर्तमान में आज लगभग प्रत्येक बड़े बड़े शहरों में कॉलेज पाए जाते हैं। ऐसे करके तुलनात्मक 5 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। ठीक, और क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं आएगा तो फिर कल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां भी जिक्र करेंगे। वह होमवर्क में ये वाला लिख लीजिए, पेज नंबर 27 का होमवर्क में आसान है, लिख देना। वर्ड मीनिंग वाला देखो दिया, D1 D2 बना लेना, ठीक है, बन जाएगा ना। एगो लेटर लिख लाना, तो ये लग तीसरा का ए, राइट अ लेटर इन अबाउट 150 वर्ड्स टू अ जापानीज पेन फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। प्राचीन और मध्यकाल के जो एजुकेशनल का केंद्र बिंदु था भारत, उसके बारे में लिख के लाना, उसको बतलाना है। जापानी मतलब जापान में तुम्हारा दोस्त रहता है, उसको लेटर लिखना है कि भारत का एजुकेशन व्यवस्था प्राचीन में क्या था, मध्यकाल में क्या था, ठीक है। ठीक, कल इसको डिस्कस करेंगे, कल यही होगा। कल केवल स्पेशल रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन और इसमें जो दिया हुआ है ग्रामर, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक ना। ठीक, जय हिंद।